आजाद भारत के पहले जनरल इलेक्शंस आसान नहीं थे। दुनिया की नजरें हम पर थी। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि कुछ ही सालों की बात है, ये दोबारा से हमारी कॉलोनी बनेगी। भारत एक देश के रूप में ये कामयाब नहीं हो सकता। वहां का पहला लोकसभा चुनाव 1951 के अक्टूबर में जो शुरू हुआ, 1952 के फरवरी की 21 तारीख को आजाद भारत के पहले जनरल इलेक्शंस को, पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया गया। नमस्ते, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज बात करेंगे आजाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव के बारे में। वो चुनाव जो मिस्टर सुकुमार सेन की अध्यक्षता में लड़ा गया, वो हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। बहुत मुश्किल था ये चुनाव। उस वक्त भारत में ज्यादातर अनपढ़ लोग थे, बहुत गरीबी थी। ऐसे देश में चुनाव करवाने बहुत मुश्किल थे। तो 1949 26 ऑफ नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको हमने अपना लिया। 1950 में ही पहला इलेक्शन कमीशन बना। सुकुमार सेन हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। इलेक्शन कमीशन तो बन गया था, जनगणना सेंसस होना बहुत जरूरी था। भारत में ऐसी जगहें थी जहां पर रास्ते भी नहीं बने थे। 1980s 1990s में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको रास्तों से जोड़ा गया। ये हम बात कर रहे हैं 1951 की। बहुत मुश्किल था वहां तक पहुंचना। 1951 के उस दौर में जो आजाद भारत का पहला इलेक्शन होने वाला था, उसकी पहली वोटर लिस्ट में भारत में रह रहा कोई भी इंसान जो 21 साल और उससे ज्यादा का था, उसको शामिल किया गया था। और 49% ऐसी पॉपुलेशन को हम उस वोटर लिस्ट में, पहली वोटर लिस्ट में शामिल करने में कामयाब हुए थे। चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। जैसे एक चैलेंज था उस वक्त, ये बहुत जगहों पे माना जाता था, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स में ज्यादातर कि जो औरतें हैं वो किसी पराये इंसान को, स्ट्रेंजर को अपना नाम नहीं बताती। तो तकरीबन 40 लाख ऐसी औरतें थी जिन्होंने अपना नाम इनकी सुपुत्री, इनकी पत्नी, इस तरह से नाम लिखवाया था। वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शंस में। ये ऐसे ऐसे यूनिक चैलेंजेस थे इंडिया में। और भी बहुत ज्यादा, जैसे अनपढ़ लोग थे, लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे? नाम है पार्टी का, वो तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सिंबल्स इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में। और जब सिंबल्स इंट्रोड्यूस हुए ना, तो बहुत सारी पार्टीज आ गई। 1874 कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स थे। अब पार्टीज को सिंबल्स मिल रहे थे, तो क्या हुआ कि जो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ना चाहते थे, वो 4-5 लोग इकट्ठे होकर पार्टी बना दी उन्होंने, उन्हें सिंबल मिल गया। अब सिंबल पे इलेक्शन लड़ना आसान लग रहा था, क्योंकि भले ही मुझे पढ़ना नहीं आता, पर किसी चिन्ह को तो पहचान ही सकती हूं ना। इसलिए अब ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे। बड़ी सारी छोटी छोटी पार्टीज बनी। ये अवेयरनेस थी। हाँ, बहुत सारे पार्टीज की जमानत भी जब्त हो गई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले ही इलेक्शंस का नशा लोगों पर चढ़ चुका था। आजाद भारत के पहले इलेक्शन में 44.87% वोटिंग हुई थी। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 26 राज्य थे उस वक्त। इन सभी में कामयाबी के साथ इलेक्शन पूरे हुए थे। जो अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी चिनी तहसील से श्याम सरन नेगी जी आजाद भारत के पहले वोटर बने थे। इसके पीछे रीजन ये भी था कि अक्टूबर में इलेक्शन की कार्यवाही शुरू हुई। उस वक्त हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ जाती थी, तो ये डिसाइड किया गया कि पहले वहां पर जाके वोटिंग करवा दी जाए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कांग्रेस का पहले इलेक्शन में
आजाद भारत के पहले इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल हाथ नहीं था, उनका सिंबल था योक्ड ऑक्सन का पैर। हल चलाने के लिए बैलों का जोड़ा बनता है ना, लकड़ी से उन्हें जोड़ा जाता है, वो उनका चिन्ह था। 20 लाख स्टील के बक्से बने थे। इन बक्सों पर कैंडिडेट, जो भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट था, उसका चिन्ह सिंबल बनाया गया था और जिसे वोट करने जाना था वो खाली कागज उस डब्बे में डालता था जिस चिन्ह को वो वोट देना चाहता था। इस तरह से पहले इलेक्शन हुए थे। ये इलेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग थे और कुछ ऐसी भी बातें हुई जिनको जानकर आज हमें शॉक लगेगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नॉर्थ बॉम्बे से, जो एक रिजर्व सीट थी, वहां से इलेक्शन हार गए थे। वो मेंबर बने थे लेकिन राज्यसभा से चुनकर आए थे बाद में। टोटल वोट्स कितनी थी, स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कितनी मिली, ये आप स्क्रीन पे देखिए। लेकिन एक फैक्ट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी चुनकर पहले इलेक्शंस में जिताया गया था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वोट्स मिली थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली थी। टोटल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 533 थे आजाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव में। देखिए, ये हो सकता है कि आज आपको जो मैं फीमेल्स का नंबर दे रही हूँ पहले लोकसभा में, उसको सुनकर आपको लगे कि बस इतनी सी, लेकिन ये हम 1951 की बात कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा। 24 फीमेल कैंडिडेट्स जीत कर आई थी। 4.9% था फीमेल्स का पहली लोकसभा असेंबली में। 14 नेशनल पार्टीज थी, 39 स्टेट पार्टीज थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 सीट्स, 44.4% टोटल वोटिंग परसेंटेज उनकी। दूसरी बड़ी पार्टी सीपीआई 16 सीटें, 10.59% वोट शेयर था उनका। तीसरी बड़ी पार्टी केएमपीपी 12 सीटें, 5.79% टोटल वोट शेयर। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सेकंड और थर्ड विनर्स अलग थे। पहली तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी 5 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पे जेएचपी को 2 सीटें मिली थी। तीसरे नंबर पे आईएनडी 1 सीट के साथ। पंजाब के करनाल से सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स थे 14। बिलासपुर, यादगीर, कोयम्बटूर, रयागाड़ा, फुलबानी, इन सब से एक कैंडिडेट्स थे और वो अनअपोज जीत भी गए थे। आजाद भारत के पहले इलेक्शंस में 401 निर्वाचन क्षेत्र थे। इन कुल सीटों में से 393, which makes it 98% जनरल कैटेगरी की सीट्स थी। 2% 8 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की थी और इस इलेक्शन की प्रक्रिया पे 10.45 करोड़ का खर्चा आया था। ये बहुत बड़ा अमाउंट था उस वक्त भारत के लिए। तो 14 और 15 अगस्त की रात को जो अपनी आजादी वापस जीती थी हमने, और जिसने इस सवाल की नींव रखी कि आजादी के 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 75 साल बाद क्या पाया, क्या खोया, उसे पाने के लिए ना हमने बहुत कुछ खोया है। और उसके बाद क्या क्या पाया, उस पाने की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन तो यही है ना कि आज हम ये सवाल पूछ पा रहे हैं। तो ये था आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव। अपने वोट को और उसकी ताकत को पहचान लीजिए आप। जल्दी ही इसका मौका दोबारा आने वाला है। जय हिंद। आजाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव हो चुके थे। दूसरे लोकसभा चुनाव 1957 में हुए। फरवरी से मई तक, 24 फरवरी टू 24 मई। पहले लोकसभा चुनाव की अपनी चुनौतियां थी। बिल्कुल नए थे हम इस चीज के लिए, लेकिन हमने कर दिखाया। 5 साल पूरे भी किए और इलेक्शंस को काम किस तरह करना है उसे समझा भी। इसीलिए बहुत सारी मॉडिफिकेशंस थी दूसरे लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये ऐसे चुनाव थे जिन्होंने अपने आप में हिस्ट्री बनाई। जैसे इकलौते ऐसे चुनाव आज तक के जिसमें सबसे कम कैंडिडेट्स थे, जिसमें सबसे कम पार्टीज थी,
उसकी एक वजह यह भी थी कि जब सिंबल्स मिलने लगे और पहली बार लोगों ने देखा कि सिंबल्स मिल रहे हैं, अब नाम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो छोटे छोटे सी पार्टीज बन गई, मशरूमिंग हो गई पार्टीज की। बहुत सारी पार्टीज की जमानत जब्त हुई थी। उसी की लर्निंग लेके इस बार पार्टीज कम थी। कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स आज तक की इंडियन इलेक्शन हिस्ट्री में सबसे कम थे। भारत एक निराला देश है, यहाँ के चैलेंजेस ना नए नए आते हैं। तो इस बार के दूसरे लोकसभा चुनाव जो हो रहे थे वो भी अपने आप में निराले थे, नए थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई थी उनके बाद तो जिस तरह एक नए ही चुनाव हो रहे थे पहली दफा वाले, वैसे क्या हुआ था, दो चीजें हुई थी। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, एनैक्टमेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के बाद अब 13 राज्य थे, पिछली बार 26 थे। जो राज्य बने थे इस बार वो काफी ऐसे भी थे जो कॉमन लैंग्वेज की वजह से एक राज्य बने थे। 4 यूनियन टेरिटरीज थी। अब यहाँ पे इलेक्शंस होने थे। इस बार इलेक्शंस का खर्चा 5.9 करोड़ था, पिछली बार से वो भी कम था। वोटर्स की परसेंटेज बढ़ चुकी थी, 11.8% ज्यादा वोटर्स थे इस बार। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2 और बढ़ी थी, 403 थी। जनरल कैटेगरी की सीट्स कुछ कम हो गई थी, 96.03% सीट्स होल्ड कर रही थी अब ये, 387 सीट्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट बढ़ गई थी, 16 सीट्स हो गई थी अब, 3.97%। आज तक के लोकसभा चुनाव में सबसे कम कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स होने का रिकॉर्ड बना था दूसरे लोकसभा चुनाव में। 18.94% डिक्लाइन था ये पहले लोकसभा चुनाव से। पिछली दफा 1874 कैंडिडेट्स थे, जबकि इस बार 1519 कैंडिडेट्स ओनली। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में डिक्लाइन आया था 9.76%। फीमेल कैंडिडेट्स 45 थी, उसमें से 22 जीत कर आई थी, पिछली बार 24 थी। तो यहाँ पर भी 8.3% डिक्लाइन देखा गया। बिहार से सबसे ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था 5, जबकि आसाम, दिल्ली, मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश से एक एक ही कैंडिडेट थी। आजाद भारत के दूसरे लोकसभा चुनाव में हाईएस्ट रिकॉर्ड बना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जीतने का। इस बार सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत कर आए थे। इलेक्शंस की पावर समझ आ गई थी, का फॉर्मूला बहुत लोगों के पास आ गया था। सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस चुन के आई। इस बार उनका वोट शेयर पिछली बार से ज्यादा था, 47.78%। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी पीएसपी 10.41% वोट के साथ, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी सीपीआई 8.92% वोट्स के साथ। ये थी आजाद भारत के दूसरे लोकसभा चुनाव की कहानी। तीसरे लोकसभा चुनाव की कहानी के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक अपने वोट की पावर को जान लीजिए, जल्दी ही मौका आने वाला है इसे इस्तेमाल करने का। जय हिंद।
1971 आज़ाद भारत का 5वां लोकसभा चुनाव। ये चुनाव भी इंदिरा गांधी के नाम रहा, कांग्रेस के नाम रहा। इंदिरा गांधी ने इस बार जोरदार जीत हासिल की। बैंक्स की नेशनलाइजेशन वो पहले ही कर चुकी थी। इस बार उन्होंने प्रिवी पर्स को भी हटा दिया था। 1947 के बाद जब एक भारत को बनाने का सपना लेकर बहुत सारे रजवाड़ों को भारत में जोड़ा गया था, उस वक्त उन्हें एक राजाशाही का भत्ता देने पर मंजूरी की गई थी। उसी का नाम प्रिवी पर्स था। ये दौर गरीबों का है और गरीबी को हटा देंगे, ये दिखाने के लिए इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को बंद कर दिया। 5वें लोकसभा चुनाव की कहानी इमरजेंसी की बात बताए बिना अधूरी है। जून 1975 में लगाई गई इमरजेंसी भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा काला दौर रहा है, ये माना जाता है। 1975 में ये इमरजेंसी लगाने के पीछे इंदिरा गांधी के कुछ खास रीजंस थे। सबसे बड़ा रीजन था उनका जुडिशरी के साथ टसल। बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दे दिए थे। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण के द्वारा दाखिल की गई पिटीशन के दम पर उनको अनफेयर मीन्स से लड़े गए इलेक्शंस के कारण प्राइम मिनिस्टर पद से हटने के लिए और उससे आगे 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ने का बैन लगा दिया गया था। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही बताया, लेकिन उन्हें प्राइम मिनिस्टर बने रहने की भी इजाजत दी। प्रिवी पर्स का खत्म होना और बैंक्स के नेशनलाइजेशन को भी चैलेंज कर दिया गया था जुडिशरी में। इन फैसलों को पलटने के लिए इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लेके आई थी। अमेंडमेंट नंबर 24 और 25। गरीबी हटाओ के नारे से शुरू हुई ये इलेक्शन की जोरदार जीत कांग्रेस के हक में ज्यादा देर रहने वाली नहीं थी। संजय गांधी ने सुंदरीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिया था। स्टरलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था, नसबंदी, जिसमें तकरीबन 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। 16 से 70 साल तक के मर्दों की नसबंदी कर दी गई थी। जर्मनी में हिटलर के दौर में चलाए गए नसबंदी के प्रोग्राम से होने लगी थी। उस वक्त 4 लाख लोगों की नसबंदी हुई थी। भारत में संजय गांधी के दौर में तकरीबन 60 लाख लोगों की नसबंदी हो गई थी। सबसे पहले एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया खाने के बढ़े हुए दाम को लेकर। यही गूंज बिहार में भी सुनाई दी। बिहार के प्रोटेस्ट में जो कार्रवाई हुई उसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। जब ये पता चला तो पूरे देश में हलचल होने लगी। बच्चों ने जयप्रकाश नारायण को न्योता दिया। जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश में आंदोलन की हुंकार भरी। इस दौर में बहुत सारे आंदोलन हुए। समाजवादी पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल की घोषणा की। ये हड़ताल 3 महीने तक चली और लगभग 1 लाख रेलवे एम्प्लॉयज ने इसमें भाग लिया। 6ठा लोकसभा चुनाव कांग्रेस और इंदिरा के लिए अलग था। अगली वीडियो में 6ठे लोकसभा चुनाव की कहानी के साथ जल्दी मिलेंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। आजाद भारत की लोकसभा का 6ठा चुनाव होना 1976 में था, लेकिन हुआ 1977 में। 1975 में इमरजेंसी लग गई थी ना देश में। ये आजाद भारत की पहली इमरजेंसी नहीं थी। 1962 में इंडिया साइनो वॉर के दौरान, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान भी
देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। 1947 के बाद से कांग्रेस पार्टी की जो डोमिनेंस चल रही थी पॉलिटिकल गलियारों में, ना हारने वाला दौर, उसके अंत का समय आ गया था, निर्धारित हो गया था इस इमरजेंसी के साथ। पॉलिटिकल गलियारों में भी ये कहना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये गलत नहीं होगा। आप रिलेट कीजिएगा, ये 1977 का दौर था भारत में। उस वक्त जनता पार्टी के नाम के अंडर आरएसएस, जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, ये सब इकट्ठा हो गए थे कांग्रेस को हराने के लिए। जेपी जयप्रकाश नारायण ने भी इन सभी पार्टीज का एक हो जाना बहुत पसंद किया और इनको पूरा सपोर्ट किया था। जनता पार्टी के लीडर के तौर पे मोरारजी देसाई को चूज किया गया था और वो भी पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे। जनता पार्टी ने 295 सीट्स जीती और पूरी ताकत के साथ इस इलेक्शंस पर छा गई थी। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की 85 सीट्स में से एक भी नहीं जीत पाई, ना ही नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यहाँ पर भी इनकी एक सीट नहीं आई थी। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ थी भारत की जनता। ये उन्होंने रायबरेली से भी बता दिया था, क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार का बहुत स्ट्रॉन्ग गढ़ था। इंदिरा गांधी वहां से हार गई थी। ये गुस्सा केवल ऑपोजिशन पार्टीज और भारत की जनता तक ही सीमित नहीं था। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जैसे जगजीवन राम, नंदिनी सतपथी और भी कई, इन्होंने ये पार्टी छोड़ दी थी, कांग्रेस को छोड़ दिया था और एक नई पार्टी बना ली थी, CFD। कांग्रेस पार्टी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खुलकर लोगों के सामने था। 3 चीजें हो गई थी, पूरी ऑपोजिशन का एकजुट हो जाना कांग्रेस के खिलाफ, दूसरी भारत की जनता का गुस्सा, और तीसरा कांग्रेस के ही अपनों का इलेक्शन के वक्त उसे छोड़ जाना। कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ा। ये पहली बार था 1947 के बाद जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी। इस बार भारत की जनता को नए लीडर्स मिले थे। एक नया दौर शुरू हुआ था भारतीय पॉलिटिक्स में, जो कांग्रेस का नहीं था। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अभी काफी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। तब तक अपने वोट को ताकत दीजिए, मौका आ रहा है। लोकसभा का छठा चुनाव भारत के लिए एक बदलाव का चुनाव था। आजादी के बाद से सत्ता में जमी आ रही कांग्रेस पार्टी छठे चुनाव को हार चुकी थी। 7वां चुनाव इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी को परखने के लिए एक बार फिर तैयार हो रहा था। लोकसभा का छठा चुनाव 6 साल के बाद हुआ था। इमरजेंसी लग गई थी उस वक्त, और लोकसभा का 7वां चुनाव जिसकी बात हम अब कर रहे हैं वो जल्दी ही हो गया। 1977 में छठा चुनाव हुआ था और 1980 में 7वां लोकसभा चुनाव हुआ। जनता पार्टी यूनिटी इज पावर दिखाकर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता चलाते हुए जनता पार्टी में बहुत सारे गुट बन गए थे। जनता पार्टी की अंदरूनी कमजोरी को भांपते हुए कांग्रेस आई ने, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, उसने चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होने के लिए सपोर्ट करने का सोचा। इंदिरा गांधी भांप गई थी कि चौधरी चरण सिंह चाहते हैं कि वो आजाद भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। जैसा एक परखा हुआ पॉलिटिशियन इंदिरा गांधी समझ रही थी, वैसा ही हुआ। इंदिरा गांधी की चाल कामयाब हो गई थी। जनता पार्टी टूट चुकी थी।
चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इंदिरा गांधी ने उनके सामने शर्त रखी कि आप मेरे खिलाफ जो केसेस हैं उन्हें वापस ले लीजिए। चौधरी चरण सिंह की एक साफ किरदार के नेता की इमेज थी। अगर वो ऐसा करते और प्राइम मिनिस्टर बनते। जनता पार्टी की दौर में बहुत कोशिश रही कि इंदिरा गांधी को केसेस में उलझा के रखा जाए। शाह कमीशन बना था, सीबीआई ने करप्शन के चार्जेस में इंदिरा गांधी को एक दिन के लिए अरेस्ट भी किया। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के कारण उनको एक दिन में ही छोड़ दिया गया था। पॉलिटिक्स की समझ रखने वाले लोगों का ये मानना है कि इस दौर में इंदिरा को एक नया जीवन मिला। एक बहुत ही दुखदायक घटना हुई बिहार के बेलची गांव में। दलितों का कत्लेआम हुआ था। इंदिरा गांधी लोगों से बहुत ज्यादा मिल नहीं रही थी उस दौर में। उन्हें ऐसा लगता था कि इमरजेंसी के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है उन्हें लेकर, इसलिए वह अलग थलग रहती थी। लेकिन जब बेलची में ऐसा हुआ तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे जाना है और बेलची गांव में दलित परिवारों से मिलना है। बिहार के दूर दराज इलाके में ये गांव था। दिल्ली से बेलची गांव का सफर इंदिरा गांधी का प्लेन में शुरू हुआ, फिर कार से वो गई, फिर वो जीप से गई, फिर वो पैदल चली। रास्ता बहुत खराब था, बारिश हो रही थी, रात का समय था, जंगल से होकर जाना था। कीचड़ में पहले जीप फंस गई, फिर एक ट्रैक्टर किया गया, वो फंस गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना दृढ़ निश्चय कि बेलची गांव में जाकर दलित परिवारों से मिलना है, उसे छोड़ा नहीं। फिर किसी ने एक हाथी मंगवा दिया। जब इंदिरा गांधी पैदल चल रही थी, उस वक्त की बात है, तो वो हाथी पर बैठकर तकरीबन 3.5 घंटे का सफर उन्होंने एक जंगल से होते हुए रात के समय बेलची गांव पहुंचने के लिए किया। ये जो तस्वीरें थी और ये जो खबर थी, ये सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैल गई थी। इंदिरा गांधी को एक संजीवनी मिल गई थी। इंदिरा गांधी की नई पार्टी कांग्रेस आए का चिन्ह अब हाथ था। ये भी उनको एक स्पिरिचुअल गुरु से मिला था, शंकराचार्य से। 1980 में हुए लोकसभा के चुनाव, लोकसभा 7 में अब इस हाथ को और इंदिरा गांधी को दोबारा से परखने का मौका था। जोरदार जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, 353 सीट्स आई थी। ये जो लोकसभा चुनाव थे, आज तक के सबसे कम दिन में पूरे हो जाने वाले लोकसभा चुनाव थे। सिर्फ 4 दिन में लोकसभा चुनाव 7 की प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी। लोकसभा 8 के चुनाव के बारे में जानने के लिए हिमाचल वायर की वीडियोस देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वोट पर ध्यान दीजिए। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। लोकसभा का 8वां चुनाव 1984 और 1985 2 सालों में बटा हुआ क्यों था? इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद दूसरा बहुत बड़ा डिसीजन गलत कौन सा चला गया था? और बीजेपी का ये डेब्यू इलेक्शन था, इसलिए लोकसभा 8 के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखते रहिए और सारे सबटाइटल्स को फॉलो कीजिएगा। आजाद भारत का 8वां लोकसभा चुनाव 1984 और 1985 में हुआ। ये 2 सालों में बटा हुआ इसलिए था क्योंकि इसका पहला अध्याय 24 से 28 दिसंबर 1984 में देश में करवाया गया, लेकिन पंजाब और आसाम में ये 25 सितंबर और 16 दिसंबर 1985 को हुआ था। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस आई ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस आई की इस बहुत बड़ी जीत के बाद देश की लीडर इंदिरा गांधी बनी थी। सारे फैसले उन्हीं के साइन और उन्हीं के हुक्म से आगे बढ़ने थे। एक बहुत बड़ा फैसला उनकी मौत का कारण बन गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाले को मारने के लिए हिंदुस्तानी फौज को भेजा गया था। इसने सिख सेंटिमेंट को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाले को मारने के लिए हिंदुस्तानी फौज का जाना, वहां पर गोलीबारी होना, खून खराबा होना, सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट को बहुत भारी पड़ा था। इस बात ने सिख कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया था।
इसी बात का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने, जो सिख थे, इंदिरा गांधी पर अपनी रिवॉल्वर और अपनी गन से गोलियां दाग दी थी। इंदिरा गांधी 7वें लोकसभा के टेन्योर को पूरा नहीं कर पाई थी। अब कांग्रेस आई को इंदिरा गांधी के बिना आगे बढ़ना था और उनके सक्सेसर के रूप में उन्होंने राजीव गांधी को चुना था। ये इलेक्शंस राजीव गांधी के नाम से हुए। इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस आए और राजीव गांधी के लिए देश में एक सहानुभूति की लहर चली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोट्स लिए, 48% से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे और कांग्रेस फिर पावर में आई। आजाद भारत के 8वें लोकसभा चुनाव में देश का अब तक का सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर चुना गया था, राजीव गांधी। इस इलेक्शन को कांग्रेस की सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस कहेंगे तब से लेकर अब तक की। अभी वीडियो में और इन्फॉर्मेशन बाकी है, सबटाइटल्स के साथ ये आगे बढ़ेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोकसभा की बाकी बची कहानी के लिए सुनते रहिए हिमाचल वायर। – 1989 बारी थी आज़ाद भारत के 9वें लोकसभा चुनाव की। 8वें लोकसभा चुनाव के हीरो रहे राजीव गांधी इस बार अपना बहुमत नहीं स्थापित कर पाए। कांग्रेस पार्टी को वोट्स तो मिली, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं थी। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था बोफोर्स स्कैंडल। बोफोर्स स्कैंडल में कमीशन लेने का इल्ज़ाम उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने उन पर लगाया। किसी फाइनेंस मिनिस्टर का अपने ही सरकार के प्राइम मिनिस्टर पर यह इल्ज़ाम लगाना कि बोफोर्स या किसी भी चीज़ में कमीशन ली है, ये छोटी बात नहीं थी। वीपी सिंह निष्पक्ष नेता होने के तौर पर उभरे थे। राजा मांडा के नाम से फेमस वीपी सिंह जब यूपी में इलेक्शन हुए तो यूपी के फतेहपुर में उनके लिए एक नारा भी फेमस हुआ, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर। इस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी की ज़रूरत थी और ये वीपी सिंह जानते थे। उन्होंने नेशनल फ्रंट के नाम से तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके, आसाम गण परिषद जैसी पार्टीज को इकट्ठा किया। खुद नेशनल फ्रंट के कन्वीनर बने और एनटी रामा राव को उसका हेड बनाया। अब वीपी सिंह आज़ादी के बाद के पहले माइनॉरिटी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने। चैलेंजेस कम नहीं थे। 1991 में हुई गल्फ वॉर की वजह से तेल के प्राइस आसमान छू रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज डूब रही थी और भारत के पास
केवल 2 हफ्ते के रिजर्व्स रह गए थे। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में हो गई थी और भी ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से भारत का पॉलिटिकल ग्राफ बदल रहा था। डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद दिसंबर 1990, बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुए 1993 में। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा वीपी सिंह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी। इतने सारे घमासान के बीच जब वीपी सिंह को ये लगा कि मंडल कमीशन को लागू करना उनकी जीत का अचूक उपाय बनेगा, 7 अगस्त 1990 को उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था। ये बैकफायर कर गया। मंडल कमीशन के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पर काम 12 साल से हो रहा था। इंदिरा गांधी के समय में उस वक्त के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी ने इसका ड्राफ्ट भी पढ़ लिया था, लेकिन इमरजेंसी के कारण और बाकी सारे मसलों के कारण इसको लागू नहीं कर पाए थे। इसे लागू किया वीपी सिंह ने, लेकिन जो प्रोटेस्ट देश ने मंडल कमीशन के लागू होने के बाद देखे वो बेदर्द। कोर्ट में मंडल कमीशन के अगेंस्ट याचिका दाखिल की गई। 9 जजेस का बेंच बैठा था। इसके साथ साथ आपको बीजेपी की ग्रोथ को भी समझना होगा। 8वें लोकसभा चुनाव में 2 सीटें आई थी। उन्होंने इसे गलत तो नहीं ठहराया, लेकिन क्रीमी लेयर का एक क्लॉज जरूर लगा दिया था। 9वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 85 सीट्स आई थी। भारत के इतिहास में इसे एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी के रूप में उभरते हुए देखा जा रहा था। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में खास तौर पर बीजेपी को ही फायदा मिला था। एलके आडवाणी की रथ यात्रा इसको और मजबूत कर रही थी। 9वें लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 39.53% वोट्स, जेडी को 17.79% वोट्स और बीजेपी को 11.36% वोट्स मिली थी। और अभी बीजेपी का ग्राफ बढ़ना बाकी। पहले की लोकसभा वीडियोस के साथ कंपेयर कीजिएगा कि किस तरह कौन सी चीजें बदल रही थी, भारत में क्या बदलाव आ रहे थे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। वीडियो आगे बढ़ती रहेगी सबटाइटल्स के साथ, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपनी वोट को और ताकत दीजिए। जय हिंद।
लोकसभा 10 कह लीजिए या मंडल मंदिर इलेक्शंस कह लीजिए, पिछले लोकसभा चुनावों में मंडल और राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। बहुत सारी पार्टीज ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर राम मंदिर के इशू का फ़ायदा किसी को मिला तो वो बीजेपी थी। लोकसभा 10 में बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। 120 सीटें बीजेपी की आ गई थी। एक्टिव पॉलिटिक्स को एंटर किए हुए बस 7 साल हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने अपना एक और बहुत बड़ा लीडर खो दिया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी को LTTE मिलिटेंट्स ने बॉम्ब ब्लास्ट में मार डाला। कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस था। 10वीं लोकसभा के चुनाव 12 अप्रैल 1991 को अनाउंस हो गए थे। ये 2 फेजेस में हुए। पहला फेज 1991 में 20 मई, 12 जून और 15 जून को हुआ। दूसरा फेज 1992 में 19 फरवरी को हुआ। ये इलेक्शंस 24 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में करवाए गए थे। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। पमुला पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव कांग्रेस की गठबंधन सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने। ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू गांधी फैमिली के बाहर के, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और पहले प्राइम मिनिस्टर थे साउथ इंडिया से। लगातार उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थी। सबसे ज़्यादा महिलाएं इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना चाहती थी। इस बार भी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 50 महिलाओं ने इलेक्शंस लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। 10वें लोकसभा चुनाव हो चुके थे। PV नरसिम्हा राव की सरकार बन चुकी थी। उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्हें यह बताया गया कि IMF भारत से नाखुश है। पिछली सरकार ने IMF द्वारा बताए कार्य को पूरा नहीं किया था, इसलिए IMF भारत से नाराज था। ये सारी दिक्कतें देखते हुए ही नरसिम्हा राव ने ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह, जो पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके थे, उन्हें अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुना। मनमोहन सिंह ने आते ही काफ़ी सारे काम किए। पहला था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। फिर नई ट्रेड पॉलिसी अनाउंस हुई। वो कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा हुई थी, लेकिन ये भी इसी की एक कड़ी थी। 47 टन्स गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया था। इस वीडियो के सबटाइटल्स में फिगर्स है जो मदद करेंगे आपको आपकी बात में वज़न डालने के लिए। इसको आगे तक देखते रहिए, सारे सबटाइटल्स को पढ़िएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक अपने वोट को और मजबूत कीजिए। जय हिंद।
11वीं लोकसभा का समय आ गया था और 1996 में 27 अप्रैल से 30 मई तक इन इलेक्शंस को 25 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में करवाया गया। इन इलेक्शंस का रिजल्ट हंग पार्लियामेंट था। किसी भी पार्टी के पास इतनी सीट्स नहीं आई थी कि वो मेजॉरिटी साबित कर सके, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी थी। इसको 161 सीट्स मिली थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाने का दावा भी किया। ये अलग बात है कि दावा करने के बाद बीजेपी की सरकार उस वक्त सिर्फ 13 दिन तक ही चल पाई। ये आपको सुनने में लगेगा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ 13 दिन चल पाई, कितनी छोटी बात है, लेकिन बीजेपी के लिए जो अरसे से पावर में आने का इंतजार कर रही थी, ये एक बहुत बड़ी बात थी और ये बीजेपी की बड़ी बात की शुरुआत थी। आज़ाद भारत ने अब तक 11 लोकसभा चुनाव देख लिए थे। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अब स्टेबल हो गया था। 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। जनरल कैटेगरी की सीट्स 423 थी। एससी कैटेगरी की सीट 79, एसटी कैटेगरी की सीट 41 थी। ये सब कुछ ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका था अब तक। बीजेपी की सरकार 13 दिन चली। उसके बाद देवेगौड़ा जनता दल के लीडर ने यूनाइटेड फ्रंट के कोलिजन के साथ 1 जून 1996 को अपनी सरकार बनाई। ये भी बस 18 महीने ही चली। फिर I.K. गुजराल 11वीं लोकसभा के तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने 21 अप्रैल 1997 को शपथ ली, लेकिन इनकी सरकार भी बस 1 साल तक ही चल पाई। 13 दिन की सरकार के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना रेजिग्नेशन दिया था, तो ऐतिहासिक स्पीच में उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि हम बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हैं, वापस जल्दी और ज़ोरदार तरीके से आएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी को एक मुद्दा चाहिए होता है उसकी जीत के लिए। बीजेपी को अब उस जीत का फॉर्मूला मिल गया था, राम मंदिर। हिमाचल वाया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। नई वीडियोस जैसे ही आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक अपने वोट को और काबिल बनाइए। जय हिंद। इस वीडियो को देखते रहिए, इसमें सबटाइटल्स के साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन और भी है। थैंक यू।
12वां लोकसभा चुनाव 1998। लोकसभा के 12वें चुनाव का समय आ गया था। ये लोकसभा चुनाव अपने आप में एक अलग किरदार रखता है। ये पहली दफ़ा था पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस वोट एक वोट से हारा था। ये पहली दफ़ा था कि लोकसभा के चुनावों के बाद केवल 413 दिन के बाद ही दोबारा से इलेक्शंस हुए। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन की सरकार के साथ एक बार फिर से अपना दावा पेश किया और सरकार बनाई। 11 लोकसभा चुनाव हो चुके थे, ये 12वां था। आम जनता को पॉलिटिकल पार्टीज की ताकत की समझ आ गई थी और ये भी समझ आ गया था कि उन्हें परखना कैसे है। इलेक्शन मैनिफेस्टोज से 1998 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी पहली वो पार्टी बनी जिसने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रोल किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टोज में वादे थे, माफियाँ थी और बहुत सारे सवालों के जवाब यूं ही खाली छोड़ दिए गए थे। फिर यूनाइटेड फ्रंट का मैनिफेस्टो रोल हुआ। इस मैनिफेस्टो में कोई एजेंडा किसी को नजर नहीं आया। दूसरी तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो था, जो बहुत क्लियर थे अपनी हर बात में। उनका वादा था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उन्होंने वादा किया था अयोध्या में राम मंदिर को बनाने का। उन्होंने वादा किया कि अगर हम पावर में आए तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देंगे। उन्होंने वादा किया स्वदेशी को सबसे ऊपर रखने का। और यही बातें थी जो बीजेपी को ताकतवर बना रही थी, जो बीजेपी के पैरों को मजबूत बना रही थी। हर इलेक्शन के साथ बीजेपी के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। 12वें लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया था। जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस को 25.82% वोट्स मिले, बीजेपी ने 25.59% वोट्स ले लिए थे। लोकसभा 11 के चुनाव में स्थिरता नहीं देखी गई, हंग पार्लियामेंट हो गई थी। लोकसभा 12 के चुनाव में भी पॉलिटिकल शास्त्रियों का ये मानना था कि एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना बहुत मुश्किल है, और हुआ भी वैसा ही। 12वीं लोकसभा के चुनाव 16 फरवरी से 7 मार्च 1998 तक हुए। जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी को जोड़कर बीजेपी को 182 सीट्स आई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरे पोजीशन पे थी, इसे 141 सीट्स मिली थी। नेक्स्ट वीडियो 13th लोकसभा चुनाव, 13 लकी फॉर सम एंड अनलकी फॉर सम। देखते हैं 13 नंबर ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या किया। इस वीडियो को देखते रहिए, सबटाइटल्स सारे पढ़िएगा, इनमें काफ़ी रिसर्च की गई इन्फॉर्मेशन दी है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने वोट को और मजबूत करते रहिए। जय हिंद।
लोकसभा 11 के 13 दिन, लोकसभा 12 के 13 महीने। अब इस 13 के आंकड़े को परखने का समय था लोकसभा 13 में। 1998 12वीं लोकसभा के बाद 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 12वीं लोकसभा अब तक की सबसे छोटी ड्यूरेशन की लोकसभा रही, सिर्फ 413 दिन की। 1999 13th लोकसभा के 5 फेजेस में चुनाव हुए। 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 1999 तक ये चुनाव हुए। 6 अक्टूबर को काउंटिंग हुई। इस 13वीं लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बने। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से गठबंधन की सरकार लेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन इस बार 5 साल पूरे करने के लिए। सोनिया गांधी ने पहली बार अमेठी उत्तर प्रदेश से तो चुनाव लड़े ही थे, बल्लारी कर्नाटका से भी चुनाव लड़े। वो दोनों जगह से सीटें जीत गई थी। एक और नाम का जिक्र करूंगी इधर। AIMIM पार्टी के प्रेसिडेंट सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 6ठी बार 6th टाइम हैदराबाद से इलेक्शंस जीत गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 12वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, केवल 1 वोट से विश्वास मत हार गई थी। इस हार के पीछे हाथ था गिरधर गमांग का। ये वैसे तो उड़ीसा के सीएम बन गए थे, इस नाते इनको सांसदशिप से, कांग्रेस के सांसदशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं था, इसलिए ये वोट कर सकते थे। ये एथिकल नहीं था, लेकिन लीगली राइट था। और भी कई रीजंस थे कॉन्फिडेंस वोट हारने के, जैसे मायावती ने कहा था कि वो वोटिंग नहीं करेंगी, लेकिन आखिरी वक्त पे उन्होंने बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वोट किया। लेकिन मेन रीज़न उड़ीसा के सीएम गिरधर गमांग का था। लेकिन अब समय बीजेपी का था। 13 दलों को लेकर 13 अक्टूबर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई और अब वो पूरे 5 साल चली। 13वें लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी थी। उसमें ये कहा था कि जब वोट की जाती है तो वोट की जाती है या किसी सरकार को जिताने के लिए या किसी सरकार को हराने के लिए, लेकिन ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शन वोट टू विन या वोट टू डिफीट नहीं हुए हैं। ये इलेक्शन हुए हैं वोट टू पनिश। जिन लोगों ने देश पर करोड़ों रुपए का बोझ चढ़ा दिया, जिन लोगों ने एक बहुत अच्छी सरकार को गिरा दिया, जिन लोगों ने एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर को हरवा दिया, ये उन लोगों को पनिश करने के लिए वोट दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी का ये कहना था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन पाकिस्तान ने दिल्ली लाहौर बस सर्विस के बदले में कारगिल की लड़ाई दी। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, जब दिल्ली से लाहौर बस में बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए तो वहाँ की एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुँह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। तो झट से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। 2004 14th लोकसभा। भारत में 14 का आंकड़ा ऐसा है कि अक्सर 14 पर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो याद रह जाती हैं। वैसी ही एक चीज़ थी EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये इंट्रोड्यूस हुई थी इस इलेक्शन में 14th लोकसभा में। तकरीबन 10.75 लाख EVMs
यूज़ की गई थी इस इलेक्शन में। अटल बिहारी वाजपेयी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर चुके थे, लेकिन भारत की जनता को ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाए थे। इसलिए इस इलेक्शंस में 2004 के 14th लोकसभा में किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आ पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल की तरह उभरी थी। गांधी परिवार जो बहुत समय से अपने आप को इलेक्शन से दूर रखे हुए था, इस बार राहुल गांधी ने पहली बार इलेक्शंस लड़े। अपने परिवार के स्ट्रॉन्ग होल्ड अमेठी से वो जीते भी। सोनिया गांधी ने जब सरकार बनने लगी तो प्राइम मिनिस्टरशिप से इनकार कर दिया था। 2004 लोकसभा 14 के इलेक्शंस वो भी थे जिसमें पहली बार कैंडिडेट्स को कहा गया था कि आप एफिडेविट जमा करवाएं। उसमें आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसका भी ब्यौरा हो और कहीं आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, उसके बारे में भी लिखा जाए। 2004 के इलेक्शंस झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लिए भी पहले इलेक्शंस थे। लोकसभा 14 में 3 स्टेट्स नए जुड़े थे, लेकिन पोलिंग स्टेशंस कम हुए थे। लोकसभा सीरीज को बनाने का मकसद है कि आप लोग हर एक पार्टी की ग्रोथ को डिटेल में माइन्यूटली समझें। 2004 के इलेक्शंस में सीपीआई और सीपीएम 53 सीट्स लेके आई थी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी। 2004 लोकसभा 14 के इलेक्शंस में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन इस पार्टी के एजेंडास को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये जाने वाली नहीं थी। बीजेपी एक ताकत बनती जा रही थी, लेकिन गठबंधन की ताकत को ये समझ गए थे। इसलिए पहली बार इन्होंने जो मैनिफेस्टो रोल किया था उसमें 3 बातें क्लियर थी: यूनिवर्सल सिविल कोड, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और अयोध्या में राम मंदिर। लेकिन ये 3 चीज़ें बीजेपी का एजेंडा था। अब इन्हें गठबंधन की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने इन 3 चीज़ों को अब पीछे कर दिया था और नेशनलिस्ट इश्यूज़ को लेकर अपने मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये जानते थे कि इसी तरह गठबंधन के सहारे अभी ये सरकार बना पाएंगे और जिस दिन बीजेपी पूरी पावर में आ जाएगी उस दिन अपनी ये तीनों चीज़ें जो बीजेपी का क्लियर कट एजेंडा है उसको वो सामने लेकर आएंगे। ये एजेंडा बीजेपी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एक एजेंडा होना बहुत ज़रूरी है, एक सोच जिसके साथ लोग जुड़ें। 2004 के इलेक्शंस में कांग्रेस वापस आ गई थी, लेकिन उसके लिए चैलेंजेस कम नहीं थे। लोकसभा 14 में 6 नेशनल पार्टीज, 36 स्टेट पार्टीज और 173 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज ने अपना दांव खेला था। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में वोट शेयर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया था। 2004 में कांग्रेस पार्टी को 26.53% वोट्स मिले थे और बीजेपी को 22.16%। तीसरे नंबर पर सीपीएम थी जिसको 5.66% वोट मिले थे। किसी भी छोटी पार्टी को पॉलिटिक्स में इग्नोर करना सही नहीं माना जाता। सीपीएम, सीपीआई दोनों बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी। यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको वेल रिसर्च पॉलिटिकल वीडियोस मिलेंगी और कंप्लीट सीरीज मिलेंगी। पुरानी लोकसभा वीडियोस को ज़रूर देखिए, सबटाइटल्स पढ़कर कंपेयर कीजिए किस तरह देश बढ़ रहा था, क्या क्या चेंजेस आ रही थी। ये सब देखेंगे आप तो समझ पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तब तक अपने वोट को और मजबूत कीजिए। जय हिंद। 2009 लोकसभा 15 एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गुडविल 1991 से ही थी, जब नरसिम्हा राव की सरकार में उन्होंने देश को एक बहुत बड़ी आपदा से बचाया था। लेकिन अब कांग्रेस का समय गठबंधन का था, क्योंकि कोई भी पार्टी पूरी बहुमत के साथ नहीं आई थी। कांग्रेस को वोट सबसे ज़्यादा मिली थी, लेकिन वो सिर्फ 28.55% वोट्स ही ले पाई थी। 2009 के इलेक्शंस बहुत चीज़ें पहली दफ़ा करवा रहे थे, जैसे लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार
पहली बार कोई फीमेल बनी थी। फोटो इलेक्टर रोल्स पहली बार इस्तेमाल हुए थे इलेक्शंस में। 1957 के बाद पहली बार कांग्रेस उड़ीसा की कोरापुट कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गई थी। फोटो इलेक्टर रोल्स पूरे इंडिया में 2009 के इलेक्शंस में इस्तेमाल हुए थे। केवल आसाम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर में ये नहीं इस्तेमाल किए गए थे। गुजरात के गिर के जंगल में बानेश्वर मंदिर है। वहाँ के महंत के लिए पोलिंग स्टेशन नंबर 3 वहाँ पे बनाया गया। ये ऊना कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, केवल 1 वोट के लिए। इस वोट के बारे में एवरी वोट काउंट्स नवीन चावला की किताब में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। लोकसभा 15 के चुनाव 5 फेज में 16 अप्रैल से 13 मई 2009 तक हुए। इनकी काउंटिंग 16 मई 2009 को की गई थी। इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या में 56.62% की बढ़ोतरी हुई थी। 556 महिला उम्मीदवार मैदान में थी अपनी किस्मत आजमाने। सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवार इस बार भी नेशनल पार्टी से ही थी, 134। 51 महिलाओं ने स्टेट पार्टीज से अपनी किस्मत आजमाई। 164 रजिस्टर्ड लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज से थी और 207 इंडिपेंडेंट लड़ी थी। उत्तर प्रदेश से आने वाली महिला उम्मीदवारों का नंबर सर्ज कर रहा था। इस बार भी वहां से 100 महिलाएं कॉन्टेस्ट कर रही थी। सभी नहीं जीत पाई, 59 फीमेल्स ही जीत पाई थी। 497 हार गई, जिसमें से 441 ने अपना डिपॉजिट भी खो दिया था। जनरल कैटेगरी में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2006 सीटें मिली थी, बीजेपी को 116, वहीं एसपी को 23 सीटें मिली थी। एससी कैटेगरी में इंडियन नेशनल कांग्रेस 30 सीटें लेकर आगे थी, बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, एसपी ने 10 सीटें ली थी। और एसटी कैटेगरी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर से ज़्यादा सीटें ली थी, 20 सीटें, बीजेपी 14 सीटें लेके दूसरे नंबर पे थी और बीजेडी 3 सीटें लेके आई थी। 2009 के इलेक्शंस में 7 नेशनल पार्टीज थी, 34 स्टेट पार्टीज और 322 रजिस्टर्ड लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। वैसे तो इलेक्शंस में नेशनल पार्टीज का ज़्यादा बोलबाला रहता है, लेकिन जब गठबंधन की बात आती है तो हर एक पार्टी की कीमत से उसे तोला जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ दूसरी पारी थी। 2009 के इलेक्शंस के दौरान 499 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट किया गया था। शेड्यूल कास्ट की सीट्स को 79 से 84 कर दिया गया था। सत्ता का चाव एक बहुत बड़ी संख्या को लग गया था। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में 60.63% का इंक्रीज हुआ था। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स भी बढ़ गए थे, 48.48%। इस बार 8070 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे। कांग्रेस पार्टी की इस जीत का बहुत बड़ा क्रेडिट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को जाता है, मनरेगा। इसे 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी अनस्किल्ड लेबर गांव से 100 दिन के काम की रोजगार का हक रखता था। इस काम से माइग्रेशन कम हो गई थी, गांव के लोगों में आत्मनिर्भरता आ गई थी। कांग्रेस पार्टी ने भारत के दिल, उसके गांव को छुआ था। इसलिए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी मनमोहन सिंह जी के साथ। क्यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर पॉलिटिकल वीडियोस, जिनमें फैक्ट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं और इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल का बटन हिट कर दीजिएगा। जैसे ही नई वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। तब तक अपने वोट को मजबूत करते रहिए, क्योंकि मौका जल्दी ही आने वाला है। जय हिंद। इस बार 668 फीमेल कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रही थी, जो 20.14% ज़्यादा थी पिछली दफ़ा से। लोकसभा 16 2014। अभी इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए थे, लेकिन उसके रुझान ने सेंसेक्स में 1000 पॉइंट्स की उछाल दर्ज कर दी थी।
पिछले 10 महीने में पहली बार भारतीय रुपया 58.88 रुपीस हो गया था, 42 पैसे ज़्यादा मजबूत डॉलर के सामने। अच्छे दिन आएंगे का नारा लेकर नरेंद्र मोदी बीजेपी को अकेले 282 के आंकड़े पर ले गए थे। कांग्रेस पार्टी 50 से कम सीट्स पर निपट गई थी। गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल देखकर पूरा भारत कह रहा था कि ये वोट मोदी मैजिक के लिए, लेकिन एल.के. अडवाणी ने कहा ये वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ। नरेंद्र मोदी ने ये चुनाव 2 सीट से लड़े थे, वाराणसी से और वडोदरा से। इस जीत के पीछे केवल बीजेपी की रणनीतियां ही नहीं थी, इस जीत के पीछे प्रशांत किशोर का आधुनिक भारत का नया कन्वेंसिंग स्टाइल भी था। इस इलेक्शन के साथ प्रशांत किशोर ने आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से एक नया फॉर्मेट बिछा दिया था कन्वेंसिंग का। चाय और रेडियो जैसी आम आदमी की चीज़ों में नरेंद्र मोदी का दिल और यादें जोड़ दी गई थी। चाय पर चर्चा प्रोग्राम बहुत फेमस हुआ। पिछली सरकार में कांग्रेस पर 3 स्कैम्स बहुत भारी पड़े थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोल स्कैम और 2G स्कैम। इससे कांग्रेस जूझ रही थी। उसके ऊपर कांग्रेस में 2 पावर सेंटर्स बन गए थे, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। ऐसा लग रहा था कि पार्टी के अंदर 2 जगह से पावर ऑपरेट हो रही है। इससे पार्टी के अंदर का मनोबल और लोगों का उस पर विश्वास दोनों टूट रहे थे। दुनिया में आए इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर भारत में साफ दिख रहा था। जीडीपी गिर गया था, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी। बीजेपी के चुनाव नरेंद्र मोदी के पीएम फेस के साथ लड़े गए थे। उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगी गई थी। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, नरेंद्र मोदी ने अपना पहला ट्वीट किया नतीजों के बाद। वो ट्वीट था, इंडिया हैज़ वन, भारत की विजय हुई है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये ट्वीट सबसे ज़्यादा रीट्वीट होने वाला ट्वीट बना। मोदी मैजिक ऑलरेडी शुरू हो चुका था। ये बात साफ थी कि कांग्रेस पार्टी फेल टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। जब नतीजे आए चुनाव के, तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी आई होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैज़ हैपेंड। फिर सोनिया गांधी ने पार्टी की अध्यक्ष होने के कारण हार की जिम्मेवारी को स्वीकार किया। 2014 की 16वीं लोकसभा में पहली बार नोटा का बटन इस्तेमाल हुआ था। नोटा जिसे दबाकर आप किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देते, आपको कोई भी वोट देने लायक नहीं लगता, वो बटन। 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया था। इसके साथ ही कुछ स्टेट पार्टीज भी थी जिन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्म किया था, जैसे AIADMK और तृणमूल कांग्रेस। 37 सीट्स लेके आए थे ये तमिलनाडु में और 34 सीट्स वेस्ट बंगाल में। 2014 के इलेक्शंस 5 मार्च 2014 को अनाउंस किए गए थे। इनकी पोलिंग 9 फेज में हुई, 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक। काउंटिंग 16 मई 2014 को की गई थी। जनरल कैटेगरी में टॉप 3 विनर्स के वोट डिफरेंस को आप देखिए। बीजेपी टॉप पे थी 31% वोट्स के साथ। दूसरे नंबर पर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 19.31% वोट्स के साथ, और तीसरे स्पॉट पे BSP रही थी 4.14% वोट्स के साथ। SC कैटेगरी में भी बीजेपी की 40 सीटें आई थी, AITC की 10 सीटें आई थी और AIDMK और INC इन दोनों को 7-7 सीट्स मिली थी। बीजेपी को हर कैटेगरी में जीत मिली थी। ST कैटेगरी में 27 सीटें लेके नंबर 1 थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और BJD को 4 सीट्स मिली थी। इसमें से 146 नेशनल पार्टीज से कॉन्टेस्ट कर रही थी, 151 स्टेट पार्टीज से, 164 रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज से, जबकि
207 इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल पे हिट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर वेल रिसर्च्ड वीडियोस हैं, सबटाइटल्स, फोटोग्राफ्स और फैक्ट्स के साथ। 2018 के लोकसभा चुनाव के साथ जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने वोट को मजबूत करते रहिए। टेक केयर। जय हिंद। बीजेपी की पहली मेजॉरिटी वाली सरकार के 5 साल पूरे हो गए थे। 2019 में 17वीं लोकसभा की बारी आ गई थी। इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए 10 मार्च 2019 को। लेकिन ये जो पिछले 5 साल रहे बीजेपी की सरकार के, ये पूरे देश के लिए पल पल जीवित रहे। 18 सितंबर 2016 को उरी कश्मीर में पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स ने अटैक किया। हमारे 19 जवान शहीद हो गए। ठीक 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई और उरी के अटैक का बदला लिया गया। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, नरेंद्र मोदी ने ये कहा था। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुई। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 पिटिशंस दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का बेंच बैठा, जिसमें जो वर्डिक्ट आई वो 4:1 थी। 4 जजेस इसके फेवर में थे और 1 जज इसके अगेंस्ट। ये वर्डिक्ट 2023 के पहले वर्किंग डे पे आ गई थी। 2017 1 जुलाई जीएसटी अनाउंस किया गया। कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा और पूरा इसका विरोध भी किया। कांग्रेस मुक्त भारत और अच्छे दिन का नारा लेकर जो नरेंद्र मोदी चले थे, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बाद देश का विश्वास थोड़ा हिलने लगा था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा, भारत इसको कभी नहीं भूल पाएगा। एक बार फिर हमारे डिफेंस फोर्सेस पर अटैक हुआ। 40 जवानों को खो दिया उस दिन भारत ने। उस दिन भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक 2 2019 में। भारत का इतिहास गवाह है कि यहाँ पे अमीरी, गरीबी, जाति, धर्म किसी भी चीज़ से बड़ा देश के लिए प्यार है। जब पुलवामा पर अटैक हुआ और हमने अपने 40 जवान खो दिए, तब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा अब घर में घुस के मारेंगे। उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। नेशनलिज्म, देश के लिए प्यार एक बार फिर बाकी सारी चीज़ों पर भारी था। पुलवामा अटैक 14 फरवरी को हुआ। इसकी सर्जिकल स्ट्राइक वापस बदला 26 फरवरी को लिया गया और 10 मार्च को नए इलेक्शंस अनाउंस हो गए थे। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह रिकॉर्ड 5 लाख वोटों से अपने पहले लोकसभा के इलेक्शन में गांधीनगर, गुजरात से जीते थे। लाजमी है देश का झुकाव बीजेपी की तरफ था। कांग्रेस पार्टी राफेल डील के मुद्दे को उठा रही थी। नारा दिया था कि चौकीदार चोर है। राफेल डील फाइटर जेट की डील थी इंडिया और फ्रांस के बीच में। राहुल गांधी ने पहली बार वायनाड, केरला से इलेक्शंस लड़े थे। वो जीत गए थे सीपीआई कैंडिडेट पीपी सुनीर को हरा के साथ ही राहुल गांधी अपनी दूसरी सीट अमेठी, उत्तर प्रदेश से इलेक्शंस हार गए थे। उन्हें बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने हराया था। पिछले 5 साल में जो हुआ उसके खिलाफ या उसके साथ है देश की जनता, उसका जवाब उसने लोकसभा 17 में 2019 में दिया। बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़े दल के तौर पे उभरी थी। 303 सीटें अकेले बीजेपी लेके आई थी। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो 52 सीटें लेके आई थी। पिछली बार वो 50 से कम सीटों में निपट गई थी। तीसरे नंबर पर 24 सीटों के साथ डीएमके थी। महिला कैंडिडेट्स का सिर्फ आंकड़ा ही नहीं बढ़ रहा था, वो ज्यादा नंबर में लोकसभा में चुनकर भी आ रही थी। जनरल इलेक्शंस 219
17वीं लोकसभा में 78 फीमेल्स जीत कर आई थी। बीजेपी तीनों कैटेगरीज जनरल, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी से सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाली पार्टी बनी थी। पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट तो मिल रहा था, लेकिन लोगों में गुस्सा भी था। नोटा में 1.06% वोट्स गए थे। भारत जैसे बड़े देश में ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी पॉलिटिकल करियर की पहली हार का सामना करना पड़ा था गुलबर्गा, कर्नाटका से। प्रो में जगन मोहन रेड्डी भी थे। उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनावों में 25 में से 22 सीटें जीती थी। बीजेपी ने सोशल मीडिया का पूरा यूज किया। कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने बहुत कम इंटरव्यूज दिए, लेकिन कोई भी भारत का इंसान नरेंद्र मोदी से डिस्कनेक्टेड फील नहीं कर रहा था, क्योंकि हर सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पूरी पकड़ बनी हुई थी। 17वें लोकसभा इलेक्शंस 2019 में पूरे देश ने एक क्लियर मैंडेट बीजेपी के हक में दे दिया था। हर कैटेगरी में, हर जगह बीजेपी जीत चुकी थी। 303 सीटें लेके क्लियर विक्ट्री बीजेपी को मिल गई थी। 2024 में आज़ाद भारत के 18वें लोकसभा चुनाव है। ये चुनाव हर किस्म से बहुत खास रहेंगे, इसलिए भी क्योंकि अगर फिर से बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की ये हेड ट्रिक होगी मेजॉरिटी के साथ, और अगर नहीं जीतती है तो ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी या कौन सी पार्टीज गठबंधन करके फिर पावर में आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेल रिसर्च वीडियोस विद पिक्चर्स एंड फैक्ट्स आपके लिए लाई जाती है। जय हिंद।